चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपर है वो कौन है? सतीश कुमार, है ना। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी अपना सॉल्यूशन क्लास। आप सब लोग सब कुछ देखे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हमारा पहला जो आज का सवाल है कि अगर फ्रीक्वेंसी के मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी के मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो हमारा टाइम कितना होगा, समय पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों जो होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जैसे F बराबर अगर लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/T। अगर T बराबर लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/F। तो हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और समय पूछ रहा है, यानी T का मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T बराबर 1/F। तो F के मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है हमारा, तो 1/50। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समय निकल करके आएगा कितना, 20 मिली सेकेंड, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि MC प्रकार यानी कि मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र जो है किस सप्लाई पर कार्य करता है। तो ये ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये सिर्फ हमारा DC पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MC यंत्र में, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। देखिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अभी अभी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। देखिए, MC यंत्र यानी कि मूविंग कॉइल यंत्र में हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है। तो ये MC यंत्र में अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछेगा तो हमारा होता है करंट के समान। वो थोड़ा सा नेट जाने की वजह से हम लोग को 5-6 सेकेंड डिले हुआ, है ना। तो अगला हमारा जो सवाल है, हाँ, इसी को समझा रहे थे ना। तो मूविंग कॉइल यंत्र में अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछेगा कि किसके समानुपाती होता है, तो सीधे एकदम करंट के समानुपाती, है ना। अगर यही हमारा क्वेश्चन रहता कि MI प्रकार के यंत्र, है ना, मूविंग आयरन यंत्र, अगर मूविंग आयरन यंत्र में पूछता कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है, तो हमारा जवाब क्या होता कि करंट के वर्ग के समानुपाती, है ना। MC में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के समानुपाती, और MI प्रकार के यंत्र जो है हमारा, यार गुस्सा आता है यार, MI प्रकार के जो हमारा यंत्र होता है उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए जाइए ना, प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि MI प्रकार के यंत्र में होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, MI प्रकार के यंत्र में हमारा जो स्केल होता है ना, वो रैखिक पैमाना होता है। कैसा होता है, अरैखिक पैमाना। अरैखिक मतलब असमान ग्रेडेड, मतलब उसका जो स्केल है वो समान भागों में डिवाइड नहीं रहेगा, कहीं घना रहेगा तो कहीं ज्यादा फाका रहेगा, है ना। मतलब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, कहीं बिल्कुल सघन, तो कहीं ज्यादा डिस्टेंस, कहीं घना, कहीं ज्यादा डिस्टेंस। ये हमारा स्केल होता है MI प्रकार के यंत्र में। अरैखिक पैमाना माने कि असमान ग्रेडेड स्केल भी बोल सकते हैं। तो MI प्रकार में जो स्केल होता है ना, वो असमान भागों में विभाजित होता है। असमान भागों में कहने का मतलब कि उसका डिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होता है, जैसा आप लोग जानते हैं, है ना। अगर यही पूछता हमारा MC प्रकार के यंत्र में, तो वहां पे जो होता है उसका पैमाना होता है वो रैखिक होता है। रैखिक मतलब उसका जो स्केल है वो समान भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा 5 mm है, तो अगला जो उसका पॉइंट होगा वो 5 mm पे होगा, फिर अगला 5 mm पे।
लेकिन एमआई प्रकार में ऐसा नहीं होता है, वहां पे अलग अलग डिस्टेंस में होता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एमआई यंत्र की अपेक्षा एमसी यंत्र होता है। तो देखिए, मूविंग आयरन यंत्र की अपेक्षा हमारा मूविंग कॉइल जो यंत्र होता है वो महंगा होता है, वो कॉस्टली पड़ता है ना, कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हो गया ना, हाँ, ये क्वेश्चन जिसके बारे में अभी अभी आप लोग को जिक्र किया था, वो क्वेश्चन देखिए आ ही गया कि एमआई यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो ये डायरेक्ट किसके समानुपाती होता है, तो हमारा करंट के वर्ग के समानुपाती। एमआई में करंट के वर्ग के समानुपाती और एमसी में करंट के समानुपाती। ये सब पॉइंट्स है जहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमआई यंत्र में पावर लॉस होता है। तो एमआई प्रकार का हमारा जो यंत्र होता है, मूविंग आयरन यंत्र जो होता है, उसमें पावर लॉस जो होता है हमारा काफी ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमआई यंत्र में मैग्नेट होता है। तो एमआई यंत्र में जो हम लोग मैग्नेट जो इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं अच्छी तरह से, कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब अपना हम सप्लाई देते हैं तो उसमें मैग्नेट बनता है। जब ही सप्लाई को बंद कर देते हैं तो मैग्नेट का गुण खत्म हो जाता है ना। तो एमआई प्रकार के यंत्र में हमारा जो मैग्नेट होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों लगातार, कि आप क्या करेंगे जब अमीटर को सीटी के सिरे से अलग करेंगे, है ना। तो करंट ट्रांसफार्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर के सिरे से अगर अमीटर को, एम्पियर मीटर को अगर अलग करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा कि सीटी के सिरों को शॉर्ट सर्किट कर देना होगा, है ना। अमीटर को अलग करने से पहले, एम्पियर मीटर को अलग करने से पहले सीटी के सिरों को शॉर्ट सर्किट कर देना होगा। अगर यही हमारा क्वेश्चन जो दूसरा यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप क्या सावधानी अपनाएंगे जब वोल्ट मीटर को विभव ट्रांसफार्मर से अलग करेंगे। विभव ट्रांसफार्मर मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, है ना। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का दो टाइप होता है, सीटी और पीटी। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि विभव ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा जो कि खुला हुआ रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, इंसुलेट कर देते हैं, है ना, इंसुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर किसका एक उदाहरण है। तो इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र, किस प्रकार का यंत्र का हमारा एनर्जी मीटर जो है किस प्रकार के यंत्र का उदाहरण है, तो इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र। आवेश का यूनिट क्या होता है, तो आवेश का यूनिट कूलम्ब होता है। वेरी गुड, आप लोग जानते हैं ये सब। इंडक्शन टाइप वाट मीटर क्या होता है, तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर जहां इंडक्शन लग गया तो समझिए कि वो सिर्फ एसी पर ही कार्य करेगा, ठीक है ना। तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंडक्शन टाइप अगर मीटर है, कोई भी इंडक्शन टाइप मीटर है तो सिर्फ वो एसी पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है कि उस त्रुटि का क्या नाम है। न जाने कितने बार अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के आपके आईटीआई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि इकलौता ये त्रुटि होता है, ठीक है ना। तो उस त्रुटि का क्या नाम है जो किसी ऊर्जा मापी को उस पर बिना कोई भार संयोजित किए उत्तेजित करने पर पाई जाती है। ये हमारा होता है क्रिम्पिंग त्रुटि। क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग त्रुटि। ऊर्जा मीटर हमारा जो होता है उसमें एक त्रुटि होता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग को समझना है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिम्पिंग त्रुटि, क्रिम्पिंग दोष, है ना। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। लड़का बिल्कुल सही किया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा चार्ज है, जस्ट लाइक कंड्यूट पाइप, मान लीजिए सपोज डेट वो हमारा मेटल का है, तो अंदर में क्या है, वो तो होल है,
अगर वो चार्ज भी किए हुए हैं हम लोग, तो उसमें विभव का मान क्या होगा? इंटरनल भाग में उसका विभव का मान क्या होगा? कुछ विभव नहीं होगा, बिल्कुल शून्य होगा, है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, चूंकि हमारा खोखला गोला के समान है ना, अगर यही कोई वायर रहता, ठीक है ना, इससे होल टाइप के नहीं रहता, खोखला नहीं रहता, तो उसमें विभव के मान होता, लेकिन ये खोखले गोले के समान है, इसलिए इसमें विभव का मान क्या होगा? हमारा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलियन ओम कहलाता है। 1 मिलियन ओम में कितना होता है? तो 1 मिलियन ओम जो होता है वो काफी हाई रेजिस्टेंस, काफी उच्च रेजिस्टेंस कहलाता है ना। 1 मिलियन ओम जो है, समझ सकते हैं मिलियन में है तो बहुत काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमारा उच्च रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है। वाट मापी नाप 16 सकता सर। है? वाट 16 मापी सर। जो है वो क्या माप सकता है? ठीक है, आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। तो वाट मापी हमारा जो होता है यंत्र, जो कि एसी और डीसी, चूंकि वाट मापी हमारा क्या मापता है? वाट मीटर हमारा शक्ति को मेजर करता है, तो उसमें हमारा जो है एसी और डीसी कोई भी प्रकार के पावर को मेजर कर सकता है ना। वाट मापी एसी और डीसी पावर को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट यंत्र कौन सा है? एब्सोल्यूट यंत्र की श्रेणी में कौन सा हमारा मीटर आता है? तो ये होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो कि हमारा एब्सोल्यूट यंत्र के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमसी प्रकार के यंत्र में होता है रैखिक पैमाना। बिल्कुल, तो एमसी प्रकार के यंत्र में हमारा रैखिक पैमाना होता है, यानी कि उसका जो स्केल होता है वो समान भागों में विभाजित होता है। ठीक है। एमसी यंत्र में मैग्नेट होता है, तो एमसी यंत्र में हम लोग जो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मैग्नेट होता है? तो स्थायी मैग्नेट। ध्यान देना है ये सब पॉइंट्स पे। एमसी प्रकार के यंत्र में हम जो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं उसमें स्थायी मैग्नेट होता है, लेकिन एमआई में हम लोग क्या देखे? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं कि हम लोग सप्लाई दिए तो मैग्नेट उसमें बना, जब ही सप्लाई को ऑफ किए तो हमारा मैग्नेट का गुण खत्म हो गया। लेकिन एमसी प्रकार के यंत्र में हम लोग अस्थायी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। तो ओम का नियम हमारा जो होता है वो धारा और वोल्टता, है ना, धारा और वोल्टता के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन है, वैसे आप लोग पढ़े हैं कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है ना। करंट की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होगा? तो उत्पन्न प्रभाव से। उत्पन्न प्रभाव से, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वायर को, लाइव वायर को टच कर रहे हैं, तो उसमें अगर करंट की मात्रा कम है, वोल्टेज की मात्रा कम है, तो कुछ प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन अगर ज्यादा है, अगर हम टच कर रहे हैं, मेरे अंदर अगर फीलिंग हो रही है, मेरे अंदर अगर फीलिंग हो रही है ना, तो हम जानेंगे कि इसमें हमारा करंट उपस्थित है या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो उत्पन्न प्रभाव से करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या होता है? तो ये हमारा V बराबर फॉर्मूला होता है IR, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए जब बिजली ऑन हो? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि लाइव वायर पर हमारा जो है ओम मीटर और मेगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। किस टाइप के यंत्र में स्केल समान भागों में विभाजित होता है? किस टाइप के यंत्र में स्केल समान भागों में विभाजित होता है? तो अभी अभी हम लोग पढ़े एमसी टाइप का यंत्र जो होता है उसका स्केल समान भागों में विभाजित होता है, एमआई में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं इधर। किस प्रकार का वाट मीटर केवल एसी पर उपयोग किया जाता है? तो इंडक्शन प्रकार के, है ना, या उसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण प्रकार। इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है।
चाहे कोई भी इंडक्शन प्रकार के अगर मीटर है तो सिर्फ एसी पर ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः होता है। कोई भी हमारा जो अमीटर है उसमें जो शंट प्रतिरोध का जो इस्तेमाल करते हैं उसका मान कितना होता है, तो हम लोग को जो रेजिस्टेंस मेजर करना है उससे भी कम होना चाहिए। ठीक है, उससे भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, किसी एनर्जी मीटर की त्रुटि प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? परसेंटेज एरर। किसी भी एनर्जी मीटर में परसेंटेज एरर ज्ञात करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है? रिकॉर्डेड एनर्जी माइनस एक्चुअल एनर्जी बटा में एक्चुअल एनर्जी गुणे 100, है ना। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर की धारा मापी जानी है। दोनों मानों को अधिक शुद्धता से मापने के लिए आप इनमें से किस टाइप के अमीटर का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो हमारा ये मेजर जो करना है वो 5 एम्पियर और 10 एम्पियर की धारा ही मेजर करना है। तो उसमें हम लोग किस रेंज के अमीटर को चुनाव कर सकते हैं? तो 0 से 10 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर अगर लेंगे उसमें तो हमारा 5 एम्पियर वाला भी करंट मेजर हो जाएगा और 10 एम्पियर वाला भी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल कुंडली उपकरण से निम्नलिखित में से किस विद्युत परिणाम को आप नाप सकते हैं? ठीक है, चल कुंडली उपकरण। ठीक है, चल कुंडली मतलब मूविंग क्वाइल, मूवेबल। ठीक है, तो मूविंग क्वाइल, थोड़ा सा हिंदी वर्ड पे भी ध्यान देना है। चल कुंडली उपकरण यानी कि एमसी मीटर के बारे में पूछ रहा है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डीसी धारा और डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, है ना। डीसी धारा और डीसी वोल्टेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्राई वेक्टर मीटर क्या है? तो देखिए, ट्राई वेक्टर मीटर हमारा जो होता है KVAH को मापता है, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर आवर को मापता है। ट्राई वेक्टर मीटर एक ऐसा मीटर है जो कि किलो वोल्ट एम्पियर आवर को मेजर करता है ना। पांचों ऑप्शन में वहीं कॉपी पेस्ट कर दिए थे, ये सब याद रख लेना है। पावर फैक्टर मीटर से क्या मापा जाता है? तो पावर फैक्टर मीटर से हम लोग किसको मेजर करते हैं? तब पावर फैक्टर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी मीटर से फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। बहुमापी नहीं माप सकता है। बहुमापी मतलब मल्टीमीटर, है ना। मल्टीमीटर नहीं माप सकता है। क्या नहीं माप सकता है? तो कैपेसिटेंस यानी धारिता, धारिता को मेजर नहीं करता है। इसको हम लोग एवीओ मीटर कहते हैं शॉर्टकट में, बहुमापी मीटर को, या मल्टीमीटर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा कैपेसिटेंस को नहीं मापता है। बाकी जानते हैं आप लोग, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सबको ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बैटरी वाले पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर से किया गया माप क्या है? तो चूंकि हमारा पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें कि बैटरी नहीं है ना, बैटरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है नहीं, वो कोई भी अपना फंक्शन कार्य नहीं करेगा, है ना। वो अपना कार्य नहीं करेगा, यानी कि कोई माप संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मापी की सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी को व्यक्त किया जाता है। तो इसकी सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी को यूनिट क्या होता है ना। वोल्ट मापी की सुग्राहिता की यूनिट क्या होता है? तो इसको हम लोग जो व्यक्त करते हैं, मेजर करते हैं ओम प्रति वोल्ट में। किसमें मेजर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको हम लोग जो है ओम प्रति वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगर एक यंत्र है जो मापने के लिए बनाया जाता है। तो मेगर हमारा जो होता है आप लोग जानते हैं अचालक प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मेगर का प्रचालन आधारित होता है। तो मेगर का प्रचालन जो होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला यहाँ पॉइंट है, ये
जैसे हमारा क्या है, मूविंग क्वाइल यंत्र। तो मूविंग क्वाइल यंत्र हमारा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डीसी पर कार्य करता है ना। उसी तरह से मेगर भी हमारा क्या होता है कि सिर्फ डीसी पर ही कार्य करता है। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए घुमा करके पूछा है कि मेगर का प्रचालन आधारित होता है। अब वहाँ 3-4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा हमारा मूविंग क्वाइल यंत्र यानी एमसी यंत्र। तो अब जब तक ये पता नहीं रहेगा कि एमसी यंत्र हमारा जो होता है डीसी पर कार्य करता है, जस्ट लाइक मेगर भी, उसके बारे में भी जानना होगा कि मेगर भी हमारा डीसी पर कार्य करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से यही एक रिलेशन है ना। मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो मीटर के द्वारा हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के होता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है 2 प्रकार के होता है। तो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। पहला अट्रैक्शन टाइप और दूसरा रिपल्सन टाइप। ये हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के 2 टाइप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट गया यहाँ पे, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होता है? तो ये 2 प्रकार के अभी अभी हम लोग देखे। इधर ये लड़का देखिए इधर सही किया है और यहाँ आकर के फिर गलत कर दिया है। बस फटाफट हो जाएगा। मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण को एक समान संयोजित करना चाहिए? तो हम लोग को वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है, ये दोनों को हम लोग, जैसे वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। उसी तरह से जो है फ्रीक्वेंसी मीटर को भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण को एक समान संयोजित करना चाहिए? तो ये हमारा होता है वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हो जाएगा खत्म। यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान न हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को ये पता नहीं है कि ये करंट कितना है, ठीक है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, इस तरह से हम लोग को पता नहीं है कि करंट कितना मेजर करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि उच्च माप सीमा का चुनाव करेंगे, यानी कि हमारा एम्पियर मीटर जो है उसकी जो प्रास है उसको हम लोग ज़्यादा प्रास में, ज़्यादा रेंज में उसको सेट करेंगे और उसके बाद जो है करंट को मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो उच्चतम माप सीमा से क्या करेंगे, अपना प्रारंभ करेंगे और करंट को मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा यंत्र जो पावर ऑन होने पर परिपथ में नहीं लगाना चाहिए। तो हमारा मेगर और ओम मीटर, जो कि अभी अभी आप लोग देखे। विद्युत गतिज यंत्र व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? तो अज्ञात रेजिस्टेंस, ठीक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में अच्छी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल भी किए थे, है ना। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत गतिज यंत्र यानी कि एमआई यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा एमआई यंत्र जो होता है डीसी या एसी वोल्टता मापने के लिए, है ना। डीसी और एसी दोनों के लिए एमआई प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत गतिज यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र से जुड़ी एक हानि यह है कि, अभी ऑप्शन पे पता चलेगा, है ना, इसलिए इसको स्किप करते हैं। सेकेंडरी यंत्र जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो तीनों में आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप, ठीक है। इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप, ये 3 टाइप के होता है। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल है कि हॉट वायर मीटर का उपयोग किया जाता है। हॉट वायर मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा होता है एसी और डीसी दोनों प्रकार के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हॉट वायर हमारा जो होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक है।
तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आगे हम लोग आते हैं, अपना एनी प्रॉब्लम कोई है तो देखा जाए और जाहिर किया जाए। ठीक है, देखिए आज इतने कम बच्चे आए हैं, इतने कम बच्चे आए हैं कि मतलब मत कहिए, एकदम मतलब बहुत दुख होता है यार, इतना दुख होता है ना कि मत कहिए। चलिए फटाफट आप लोग स्टार्ट करिए और बोलिए, पूछा जाए। 1 बाय 1 चलिए। सबसे पहले आइए कृतिका कुमारी।